Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about some of the features of Indian Constitution. We have started our lesson by the problems faced by India after independence. सबसे पहले तो हमने शुरुआत की थी कि आज़ादी के बाद भारत के सामने क्या-क्या चुनौतियां थी या क्या-क्या समस्याएं थी। जैसे हमने देखा कि हमारे पास रिफ्यूजीज शरणार्थी जो दूसरे जगह से आके हमारे यहाँ शरण लियो, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया was there at the time of independence। जब हम आजाद हुए तो पार्टीशन था भारत और पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो भारत में आए कोल्ड रिफ्यूजीज, उनको हमने रिफ्यूजी बोला। The major problem was to provide them with the jobs as well as with the accommodation। उनको रहने की जगह प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना एक बड़ी चुनौती थी। Then after India was agriculture economy। भारत की अर्थव्यवस्था खेती आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो उसके बाद उसका डेवलपमेंट करना, खेती का डेवलपमेंट करना एक बड़ी समस्या थी। उसके बाद अगर डिवीजन की बात करें, इंडिया वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा। तो देश की एकता को बनाए रखना थी, साइड डायवर्सिटीज थी उनको साथ लेके चलना और डेवलपमेंट करना, दोनों टास्क थे हमारे सामने। फिर हमने हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था ऐसी तो सब के अनुसार काम करती है, तो हमने कौन सी डेमोक्रेसी को चुना। उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। उस संविधान को बनाने के बाद उसमें क्या कुछ दिया गया सभी को अकोमोडेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके थे महत्वपूर्ण फीचर्स में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मींस एवरीवन गॉट द राइट टू वोट आफ्टर ए सर्टेन एज, यानी बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रिच और पुअर, इकोनॉमिक स्टेटस, कोई भी भेदभाव किए बगैर हमने वोट का अधिकार सबको बराबर दिया। चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, अमीर है, गरीब है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, किस जाति से, किस धर्म से, कोई मैटर नहीं करता, हमने सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया। देन आफ्टर इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक के ऊपर बराबर नियम लागू होंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, हमने राइट टू इक्वलिटी दे दिया संविधान के अंदर। उसके बाद फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हमने बराबर अवसर देने के लिए some sections who were deprived of some facilities or who were not get any privilege in the past, जिनको पहले कोई छूट नहीं मिली थी, who are backward, जो कि पिछड़े थे, जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, तो उनके लिए बराबर अवसर देने के लिए क्या किया, रिजर्वेशन वाज गिवन, रिजर्वेशन दे दिया गया टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनको, यहां तक हम कर चुके थे। अब हमारी जो नेक्स्ट फीचर थी, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक और चुनौती सामने थी, वो क्या थी कि हमारे बहुत सारे लोग तो चाहते थे द सेंटर मस्ट बी पावरफुल, कि हमारा जो केंद्र है सरकार का, यानी सरकार का जो महत्वपूर्ण सेंटर है वो मजबूत रहे, इंस्टेड ऑफ द प्रोविंसेस, जो प्रांत है उनकी बजाय। लेकिन कुछ ने आर्ग्यूमेंट किया द डिवीजन ऑफ पावर मस्ट बी like this, that the center as well as state will get some autonomy, की जो स्टेट है उनको भी कुछ अधिकार मिले अपने लोगों के अनुसार डिसीजन लेने के लिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ फेडरलिज्म, पहले तो हमने किसको अपनाया, फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म को मतलब क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म, वेयर एट लीस्ट टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे कम से कम दो लेवल हो सरकार के। तो हमने तो बाद में इसको थर्ड लेवल तक एक्सटेंड कर दिया, सेंट्रल यूनियन जो गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट और देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमने फेडरलिज्म को अपनाया। देन आफ्टर डिवीजन ऑफ पावर वाज डन टू प्रोवाइड सम ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स और प्रोविंसेस, क्योंकि ये माना गया कि जो प्रोविंस है, जो प्रांत है, जो स्टेट है, वहां के लोगों के लिए विशेष तौर पर क्या कुछ आवश्यकताएं हैं, उस एरिया के अनुसार, उस वहां की भाषा के अनुसार, वहां की जाति या धर्म के अनुसार या वहां के कल्चर के अनुसार कोई डिसीजन लेने हैं, तो उनको भी कुछ ऑटोनॉमी दी जाए। तो इसके लिए हमारे डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया। डिवीजन ऑफ पावर किस प्रकार किया गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डिसाइडेड, कि अलग अलग सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कौन व्यक्ति कहां कानून बनाएगा, कौन सा लेवल कहां कानून बनाएगा। तो उसके लिए हमारा डिवीजन ऑफ पावर कर दिया थ्रू थ्री लिस्ट, तीन लिस्ट बना दी गई। एक बनाएगी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो थी जिसके अंदर द सब्जेक्ट्स आर गिवन व्हिच आर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, वो सब्जेक्ट दिए गए, वो डिपार्टमेंट दिए गए जो कि हमारे देश के लेवल पर इंपॉर्टेंट थे, जैसे बैंकिंग, करेंसी, डिफेंस, ये सारे कम्युनिकेशन। तो ये जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती हो, तो उसके ऊपर कानून भी कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर डिफेंस की बात करें, दूसरे देशों के साथ युद्ध की स्थिति को स्टेट बाय स्टेट थोड़े लड़ेंगे, पंजाब लड़ेगा हम नहीं जानते, पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, राजस्थान के साथ लगता है, तो बाकी स्टेट को, हरियाणा को कोई मतलब नहीं है क्योंकि राजस्थान के साथ लगता है। तो इसके लिए क्योंकि देश के लेवल की बात है, तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट दे दिए गए, जैसे रेलवेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, डिफेंस है, तो ये सारे किसको दे दिए गए, सेंटर को, कि जो महत्वपूर्ण पूरे देश से संबंधित सुविधाएं हैं उनकी किसको दी जाए, कानून बनाने की जिम्मेवारी सेंटर को दे दी जाए, उनके ऊपर डिसीजन बोले।
उसके बाद दूसरी लिस्ट वो बनाएगी जिनके ऊपर लगभग बराबर का अधिकार दे देगा स्टेट और सेंटर को, कि कुछ डिसीजन सेंटर भी लेगा उसमें और स्टेट भी लेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो, समय जो बदलेगा उसके अनुसार डिसीजन ले लिए जाएंगे। जैसे एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची बोला गया उसको, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। उसके अंदर जैसे मैरिज, डाइवोर्स, उसके साथ साथ एजुकेशन, इनको डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। इसके ऊपर कानून कौन बनाए? दोनों सरकारें बना सकती। व्हेन द न्यू लॉ वाज मेड बाय द सेंटर देन द लॉ ऑफ द स्टेट वाज टेकन आउट। हालांकि इसमें कंडीशन ये है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंज कर दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर हमारे सामने तीसरा था कंसर्न टू द स्टेट, कि केवल स्टेट तक सीमित है, तो स्टेट के लिए कुछ उनको पावर दिया अपने स्टेट के डिसीजन लेने के लिए। जैसे सिक्योरिटी पर्पस से दे दिया स्टेट में, अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना पुलिस, तो स्टेट का इश्यू है वो। उसके साथ है हमारे यहाँ इंटरनल ट्रेड, अंदरूनी व्यापार है, उसके ऊपर देखते हैं हमारे यहाँ स्टेट के अंदर भी टैक्स लगाए जाते हैं, तो उस व्यापार की परमिशन दे दी गई। एग्रीकल्चर, कृषि के लिए हमने इरिगेशन की फैसिलिटी उसके लिए डेवलप की जानी है, तो हमने कुछ स्टेट में इस प्रकार के इश्यू देते जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो हमारे तीन लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट विच आर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट और फॉर द होल कंट्री, पूरे देश की इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में डाल दिए गए। स्टेट लिस्ट फॉर द स्टेट कंसर्न, जिस स्टेट की जैसी रिस्पांसिबिलिटी जो उसके अनुसार डिसीजन लेने के लिए छूट दे दी गई। देन आफ्टर कंकरेंट लिस्ट द इश्यूज व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर, बट सेंटर हैव सम अपर हैंड, सेंटर को थोड़ी छूट उसमें ज्यादा दे दी गई। और ये सब्जेक्ट ऐसे दे दी गई जैसे शिक्षा वगैरह है, जो कि स्टेट उस पर कानून बना सकता है, लेकिन अगर सेंटर कुछ अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सकता है। तो ये हमारे पास सेंटर, स्टेट और उसके साथ साथ यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, तीन सूचियां बना दी गई। ये डिवीजन ऑफ पावर था। अब हमारे सामने आई लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में था कि इन द बिगिनिंग मोस्ट ऑफ द लीडर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के जो नेता थे उन्होंने बोला हिंदी मस्ट बी द नेशनल लैंग्वेज, कि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे देना चाहिए। इंग्लिश मस्ट लिव विद द ब्रिटिशर्स, जो इंग्लिश हैं वो इंग्लिश ब्रिटिशर्स लोग हैं, इंग्लिश है उनके साथ ही चली जाए, यानी हम इंग्लिश भाषा को इंग्लिश लोगों के साथ ही विदाई दे दें, ब्रिटिश के साथ, ब्रिटेन वाले जो हमारे यहाँ से चले गए उनके साथ दे दें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे तो कृष्णाचार्य जो कि हाँ इस मेंबर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने इसका विरोध किया कि स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अगर हमने जो डाइवर्सिटी हमारे लैंग्वेज के नाम पर उसको अकोमोडेट करने का प्रयास नहीं किया तो वी विल ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, हम भी स्वतंत्र अलग रहना चाहेंगे। यानी बहुत सारे स्टेट ऐसी डिमांड करेंगे कि नहीं हमें तो स्वतंत्र तौर पर रहना है, अलग रहना है, इसलिए कि हम एक भाषा को इंपोज न करें दूसरों के ऊपर। और नियरली अबाउट 40% पीपल आर देयर हु स्पीक हिंदी। पूरे भारत की बात करें, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे यहाँ तो लगभग 40% पॉपुलेशन भारत की जो हिंदी बोलती है, बाकी हमारे यहाँ तो स्टेट लैंग्वेजेस हैं या फिर हमारे पास इंग्लिश में कंफर्टेबल है, साउथ के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके लिए। फिर हमने क्या किया, 1956 में हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था केवल हिंदी को, लेकिन 1965 में हमने लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई जिसके द्वारा हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेज, एक तो 22 भाषाएं हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है संविधान की 8th शेड्यूल में, उसमें शेड्यूल्ड लैंग्वेज में डाल दी गई कि द स्टेट हैज द फ्री हैंड टू डू देयर ओन वर्क इन देयर ओन लोकल लैंग्वेज इफ इट इज इन द शेड्यूल, क्वेश्चन शेड्यूल ऑफ 8th। अगर संविधान की 8वीं सूची में वो भाषा है तो उनको स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कर्नाटक का काम कन्नड़ भाषा में किया जा सकता है क्योंकि शेड्यूल लैंग्वेज है। पंजाबी में किया जा सकता है, पंजाब के लोग अगर वहां चाहें तो जो ऑफिशियल वर्क है उसमें किया जा सकता है, पंजाबी को दर्जा दे दिया गया इसका शेड्यूल लैंग्वेज का। तो इसमें हमने क्या किया, लैंग्वेज पॉलिसी इस प्रकार अपनाई कि हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की उनको अकोमोडेट किया जा सके और देश की एकता को, किसी प्रकार इंटीग्रिटी को कोई खतरा ना हो। तो इसलिए हमने 2 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, हिंदी और इंग्लिश। कोर्ट वगैरह का काम होगा, सरकार का काम इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। और उसके अलावा जो स्टेट जिनकी की अपनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो कि हमारे इतनी सारी भाषाएं उसमें शेड्यूल्ड लैंग्वेज में डाल दिया गया, तो वो अपने स्टेट की लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई। अब ये सारा संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर ने सारा, ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट होता प्रारूप तैयार करना कि रूप कैसा होगा, वो तैयार किया था भीमराव अम्बेडकर ने। तो उन्होंने की पूरी जिम्मेवारी भीमराव अम्बेडकर को मिली इस पूरे ड्राफ्टिंग की, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है ये संविधान बनाने में। अब उन्होंने भी एक चीज बोली थी कि हमने जब संविधान लागू किया तो लास्ट में जब उन्होंने एड्रेस किया था एक चीज बोली थी कि हमने पॉलिटिकल इक्वेलिटी तो दे दी,
पॉलिटिकल इक्वलिटी किस प्रकार दे दी कि हमने राइट टू वोट दिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको वोट का अधिकार मिल गया। बट द राइट टू वोट ऑटोमेटिकली विल नॉट गिव द इक्वलिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। हमारे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक जिस प्रकार उसमें बराबर का दर्जा है तो बराबरी नहीं आएगी। राइट टू वोट से, यूनिवर्सल सफरेज से हमारे इकोनॉमिक और सोशल तौर पर अपने आप इक्वलिटी नहीं आएगी। वी हैव टू डू सम मोर एफर्ट्स, हमें कुछ और प्रयास करने होंगे। हमने वहां तो एक व्यक्ति एक वोट एक कीमत, यानी एक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है, उस वोट की कीमत बराबर होगी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री डाले चाहे सामान्य व्यक्ति डाले। लेकिन ये तो पॉलिटिकल इक्वलिटी है। लेकिन इकोनॉमिक तौर पर हमारे अमीर गरीब का अंतर आज भी बहुत ज्यादा है। समाज में भेदभाव जाति और धर्म के नाम पर आज भी होता है, ज्यादातर जातियों के नाम पर। तो उन्होंने बोला इससे ऑटोमेटिकली हमारे सामने इक्वलिटी स्थापित नहीं होगी। पॉलिटिकल इक्वलिटी से इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी साथ नहीं आएगी। वी हैव टू डू सम मोर एफर्ट्स। तो ये थे हमारे यहाँ संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद हाउ डिफरेंट स्टेट्स आर मेड, कि हमारे यहाँ आजाद भारत होने के बाद फिर कुछ स्टेट बनाए गए, प्रोविंसेस, वो किस प्रकार डेवलप हुए, किस प्रकार नए नए हमारे पास स्टेट्स बनाए गए। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।